हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे शिक्षा का विकास के बारे में। तो अभी तक हमने बात की कि 1854 तक जो शिक्षा के विकास के लिए अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेज सरकार ने क्या प्रयास किया। तो हम शिक्षा की नई नीति 1854 दूसरा चरण इसको लेते हैं, जिसको वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। तो 1854 में अंग्रेज सरकार ने शिक्षा का नया घोषणा पत्र जारी किया, जिससे वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र कहते हैं। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थी। शिक्षा का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए कंपनी के अधीन 5 प्रांतों में शिक्षा विभाग स्थापित किए। यानी कंपनी के अधीन जो 5 प्रांत थे, वो पांचों में जो शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है स्थापित किए जाएं, ऐसे जो है इस डिस्पेच में जो है बात कही गई। दूसरा था, भारतीयों को उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता, बम्बई में जो है एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। तो ऊपर की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की बात की गई। इनका मुख्य काम था, यह विश्वविद्यालय का, कि परीक्षा लेना और डिग्री देना विश्वविद्यालय का यह काम रहेगा। तीसरी, शिक्षा को व्यापक रूप देने हेतु संपूर्ण भारत में श्रेणीबद्ध विद्यालयों की स्थापना की जाए। तो शिक्षा को व्यापक रूप से फैलाने के लिए, व्यापक रूप देने के लिए संपूर्ण भारत में श्रेणीबद्ध शिक्षा की स्थापना, यानी कि वही प्राइमरी, माध्यमिक, अपर माध्यमिक, कॉलेज ऐसे है ना, तो इसकी श्रेणीबद्ध जो है स्थापना की जाए संपूर्ण भारत में। चौथा था, निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा सहायता की पद्धति चालू की जाए। तो निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रयासों को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा सहायता मतलब अनुदान देने की पद्धति चालू की, उनको जो आर्थिक रूप से मदद की जाए। पांचवा, भारत के हर प्रांत में शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय यानी कि बीएड कॉलेज की बात हो रही है, कि बीएड कॉलेजों की स्थापना की जाए, जहां पर अध्यापकों को और वहां पर अध्यापकों का वेतन भी बढ़ाया जाए। छठा है, शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। तो जो शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, उनको नौकरी में पहले प्रायोरिटी एजुकेटेड पर्सन को दी जाए, ऐसा इसमें जो बात कहेगी वो डिस्पेच में। सातवां था, कन्या पाठशालाओं को सभी प्रकार प्रोत्साहन दिया जाए, मतलब लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने की बात की गई। तो ये मैकले की वुड डिस्पेच की कुछ मुख्य बातें थी। इस प्रकार अब ब्रिटिश संसद ने भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उसे वैधानिक स्वरूप भी प्रदान कर दिया। यानी ब्रिटिश संसद ने भारतीयों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी ले ली और उसे कानूनी रूप देने का प्रयास किया। इसीलिए ब्रिटिश विद्वानों ने इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी मील का पत्थर कहा है। इसके अंतर्गत 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई तथा बाद में लाहौर, इलाहाबाद, अजमेर, जयपुर, इंदौर में कॉलेज खोले गए। यहाँ पर अब माध्यमिक स्कूलों की स्थापना पर बल दिया गया। उन्हें अनुदान यानी सरकारी सहायता देकर आर्थिक सहायता भी की गई। प्राथमिक शिक्षा का काम ईसाई मिशनरियों ने पूरा किया। तो प्राथमिक शिक्षा जो है वो ईसाई मिशनरी पूरा कर रहे हैं। सरकार की उदासीनता के कारण स्त्री शिक्षा की प्रगति बहुत धीमी रही। तो सरकार ने उदासीनता अपने, जिससे महिला शिक्षा की प्रगति जो है अभी तक धीरे रही है। तो मुस्लिम शिक्षा का काम अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने संभाला। बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय में कानूनी शिक्षा यानी लॉ की पढ़ाई के लिए भी विधि प्रोफेसर नियुक्त किए गए। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, पंजाब, जयपुर में मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस कॉलेज खोले गए तथा रुड़की, पुणे, मद्रास में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। मद्रास में, पुणे में एग्रीकल्चर कॉलेज व विभाग खोले गए। देहरादून में 1878 में फॉरेस्ट स्कूल, जंगल जो वन विभाग जो है, वन संबंधी जो है स्कूल खोले गया। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, लाहौर और जयपुर में 8 स्कूल खोले गए। इस प्रकार अब प्रत्येक प्रांत में इस शिक्षा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी लोक शिक्षा निदेशक भी नियुक्त किया गया। हर प्रांत में शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया गया, जो अपने प्रांत में शिक्षा का पूरा ध्यान रखेगा। अब है फोर्थ पॉइंट, अंग्रेजी शिक्षा का विकास, तीसरा चरण। तो सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन नियुक्त किया, जिसका अध्यक्ष सर विलियम हंटर था। तो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन जो था, उसने हंटर कमीशन बनाया। उसका काम यह था कि जो है हंटर कमीशन, जिसका पूरा नाम था सर विलियम हंटर। तो इस आयोग का उद्देश्य था कि वुड घोषणा पत्र की सफलता की जांच करना, कि वुड डिस्पेच में जो बातें की गई वो कितनी तरह लागू हुई है, किस तरह उसमें कितनी सफलता मिली है, तथा नए सुधार लागू करने की सिफारिश प्राप्त करना भी इसका उद्देश्य था। आयोग ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाए, यानी जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र की मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जाए। हंटर कमीशन ने यह सुझाव दिया।
दी जानी चाहिए। इसमें गणित, विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य, औद्योगिक आदि विषय सम्मिलित किए गए। प्राथमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम कठोर बनाए बनाए तथा कठोर न बनाए, पाठ्यक्रम को जो सरल बनाए, कठोर न बनाए, तथा पाठ्यक्रम बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया जाए। यानी स्टेट जो है सिलेबस तैयार करेगा कि वो क्या पढ़ाना है बच्चों को। इसके अलावा इस आयोग के अन्य निम्न सिफारिशें थी। हंटर आयोग की पहली थी कि माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु उसका उत्तरदायित्व भारत के योग्य और कुशल व्यक्तियों को सौंपा जाए। माध्यमिक शिक्षा अच्छी तरह से दी जाए, इसकी जिम्मेवारी जो है योग्य और कुशल व्यक्तियों को देना चाहिए। दूसरा, आयोग के अनुसार सरकार को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हट जाना चाहिए। तो आयोग, हंटर आयोग कहता है कि सरकार को ऊपरी शिक्षा जो अपर क्लास की कॉलेज एजुकेशन है, बड़ी शिक्षा है, उसमें हट जाना चाहिए तथा उनका प्रबंध निजी संस्थाओं द्वारा होना चाहिए और उन्हें अनुदान देना चाहिए, आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। तीसरा, अनुदान की राशि में वृद्धि की जाए। निजी शिक्षण संस्थाओं को आंतरिक प्रबंध में हस्तक्षेप न करने की नीति और भारतीय निरीक्षक की नियुक्ति के सुझाव दिए गए। तो ये जो है सुझाव मिला। चौथा है, सार्वजनिक कोष का आयोग लड़के व लड़कियों के स्कूलों में समान अनुपात में होना चाहिए। तो जो धन दिया जाए वो आयोग में लड़के लड़कियों के स्कूलों में समान अनुपात में दिया जाना चाहिए और इस नियम में सरल और उदार होना चाहिए। तो जो आर्थिक सहायता है उसके देने के जो प्रोसेस है वो सरल और उदार होने चाहिए और अधिक से अधिक कन्या पाठशालाएं स्थापित होनी चाहिए। लड़कियों के लिए अधिक से अधिक स्कूलें खोलनी चाहिए। आयोग के अनुसार शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देना चाहिए। तो आइए, हंटर आयोग कह रहा है कि शिक्षा का स्तर ऊपर उठाया जाए, इसके लिए टीचरों को भी ट्रेंड किया जाना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मुसलमानों और पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिए उन्हें छात्रवृत्ति दी जाए, ऐसा आयोग ने कहा। उनकी प्रवेश प्रक्रिया सरल हो और निःशुल्क की जाए। तो ये आयोग की सिफारिश थी। शिक्षा विभाग के दोषों को दूर करने के लिए सुझाव हेतु स्थानीय निरीक्षक नियुक्त किए जाए। यानी शिक्षा के विभाग में जो कमियां हैं, दोष हैं, उनको दूर करने के लिए स्थानीय निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर नियुक्त किया जाए, जो जांच करे कि शिक्षा में क्या कमियां रह गई है और उसके बारे में सुझाव दें। पाँचवीं, शिक्षा के विकास का चौथा चरण, हंटर आयोग की सिफारिशें लागू करने से जो प्रगति हुई उसका विश्लेषण यहाँ किया गया। इस दौरान प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई और 1898 तक अनेक गांवों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित हुए। 20वीं शताब्दी में माध्यमिक स्कूलों की संख्या में बढ़ी और छात्रों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई। इसके बाद नौकरी में उच्च पद हेतु विश्वविद्यालय की डिग्री अनिवार्य की, मतलब नौकरी में जो बड़े पद प्राप्त करने हैं तो उसके लिए कॉलेज एजुकेशन होना जरूरी थी। इस हेतु अनेक कॉलेज खोले गए। आर्य समाज व कांग्रेस ने भी भारत में शिक्षा के प्रचार में जो रुचि ली और लाहौर के अंदर डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज है, डीएवी का फुल दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज है। तो ये बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, पूना में फर्गुसन कॉलेज, कलकत्ता में रिपन कॉलेज इसी भावना का मूर्त रूप थी। 1882 में लाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। फिर भी इस समय तक स्त्री शिक्षा में कोई विशेष जो है प्रगति नहीं हुई, क्योंकि भारतीय अभी भी रूढ़िवादी। तो महिलाओं के एजुकेशन को लेकर के अभी तक ज़्यादा प्रगति नहीं हुई, क्योंकि भारतीयों के अंदर अभी भी रूढ़िवादी यानी पुराने ख्यालात वाले विचार थे में डूबे हुए थे। 1882 में केवल 6 लड़कियां ही कॉलेज के अंदर पढ़ती थी। तो 1882 तक केवल भारत की 6 लड़कियां कॉलेज में एडमिशन लिया था। 1901 में 264 लड़कियों ने कॉलेज में एडमिशन था, पढ़ रही थी यहाँ तक जो है। तो कॉलेज में व्यावसायिक शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, इंजीनियरिंग, कृषि और पशु चिकित्सा की शिक्षा भी दी जाती थी। शिक्षा आयोग ने मुसलमानों और पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिया। तो शिक्षा आयोग ने जो पिछड़ी जातियाँ थी, मुसलमानों के लिए शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस हेतु आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ईसाई मिशनरी और महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इस प्रकार 19वीं शताब्दी से भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का विकास हुआ तथा देशी शिक्षा पद्धति का लोप हुआ। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति भारत में किस प्रकार चरणबद्ध तरीके से लागू हुई और किस तरह से ये जो है आधुनिक विकसित रूप में ये भारत के अंदर स्थापित हुई। तो ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में लेंगे।